मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हरियाणा के नूह हिंसा के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा में हालात आज भी तनावपूर्ण हैं। हिंसा मामले में अब तक कुल 44 एफआईआर दर्ज की गई है और 100 से ज्यादा लोगों के नामजद उनको हिरासत में लिया गया है। हिंसा में अभी तक कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां और हरियाणा पुलिस की टुकड़ियां भी लगातार शांति बहाली का प्रयास कर इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। हालात को देखते हुए अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे नूह जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। बुधवार तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। तो वहीं हिंसा के बाद आपको बता दें कि जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद फिर से सवाल उठ रहे हैं कि ये आखिर किसकी नाकामी है और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के नूह में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भगवा यात्रा पर हुए पथराव के बाद जिले में हिंसा भड़क उठी है। हिंसा की आंच अब नूह से लगते इलाकों में पहुंच गई है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश वासियों से शांति की अपील की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, मैं सभी लोगों से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। दोषी लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे हमको जानकारी है कि नूह की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक जो घटना हुई, उस घटना में काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनी हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी। इस बीच नूह हिंसा पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि जिले में दंगे एक राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित हैं। पिछले 2 दिनों से सूचनाएं आ रही थी कि नूह में दंगा हो सकता है। उसके बाद भी सरकार जानबूझकर चुप बैठी रही। अभय चौटाला ने दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उधर जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने नूह हिंसा पर कहा कि ये बहुत गलत हुआ है। इसकी वो निंदा करते हैं। ऐसे लोग जो धर्म और जातियों को बांटते हैं, उनको सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीडियो जारी कर लोगों से शांति तथा भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सभी लोग शांति बनाए रखें, भाईचारा और शांति कायम करने में एक दूसरे का सहयोग दें। आपसी टकराव, अफवाह और हिंसा से किसी का भला नहीं होने वाला है। सब लोग इससे बचें। अब राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी ने इस मामले में अपना बयान दिया है। जयंत चौधरी ने इस मामले में हरियाणा सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पूछा, ऐसे तनाव पैदा करने वाले लोग, संगठन और आयोजन को छूट क्यों? करनी थी उसको पूरा टाइट कर दिया गया, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बना के रखें। आम आदमी पार्टी ने भी हिंसा पर सरकार को घेरा है। आपके उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही इनपुट दिए थे। इसके बावजूद प्रशासन की मौजूदगी में इतनी बड़ी हिंसा प्रदेश में भड़क गई। प्रशासन को इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अनुराग ढांडा ने कहा कि प्रशासन अगर चाहता तो ये हिंसा नहीं होती या फिर इस हिंसा को रोका जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जहां पर भी बीजेपी सरकार है वहां ऐसे ही हालात हैं। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर भी राजनीतिक दलों को शांति कायम रखने में सहयोग की अपील
और प्रयास करना चाहिए। पुलिस के अनुसार विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल जलाभिषेक की यात्रा को नूह में खेड़ला मोड़ के पास युवकों के एक समूह ने रोका और पथराव करने लगे। एक अधिकारी ने बताया कि जुलूस में शामिल कम से कम 4 कारों में आग लगा दी गई। कुछ पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। खबरों के मुताबिक जुलूस में शामिल लोगों ने पलटवार करते हुए उन्हें रोकने वाले युवकों पर पथराव किया। कुछ दावों के मुताबिक बल्लभगढ़ में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया एक आपत्तिजनक वीडियो झड़प की वजह बना। ऐसी भी खबरें थी कि राजस्थान में 2 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या में वांछित गौरक्षक मोनू मानेसर जुलूस में शामिल होने वाला था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस घटना को लेकर कहा कि मौके पर पर्याप्त संख्या में बल तैनात किया जा रहा है। हम वहां शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां पर लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा रहा है। हिंसा के बाद राज्य सरकार लगातार दावे कर रही है और विपक्ष सरकार की आलोचना। लेकिन एक बात तो तय है कि इस हिंसा ने हरियाणा को एक ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में लंबा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बिल्कुल, ये बात तो तय है कि इस हिंसा ने हरियाणा को एक ऐसा जख्म दिया है जो हमेशा हरियाणा याद रखेगा। हिंसा में अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां और हरियाणा पुलिस की टुकड़ियां भी लगातार शांति बहाली का प्रयास कर इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये किसकी नाकामी है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। मनीष खटाना जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है इनेलो के, आपका भी सर बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत वीरेंद्र सिंह जी आपके साथ करते हैं। सवाल वही कि आखिर ये किसकी नाकामी है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, दोष किसका है निश्चित तौर पर ये तो तय करना पड़ेगा। चूक कहीं हुई है, किस स्तर पर हुई है ये भी तय होगा। लेकिन आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा, आपका, सरकार का, प्रतिपक्षी दलों का, सबका फोकस और प्राथमिकता इस बात पर होनी चाहिए कि मेवात में और आसपास के जो जिले हैं जहाँ हिंसा का प्रभाव ऊंचा है, वहां पर शांति बहाल हो, सामान्य स्थिति बहाल हो जाए और एक स्थायी स्थिर शांति की व्यवस्था वहां पर खड़ी हो जाए। हमें प्रयास पूर्वक जिससे जो बन सकता है वो योगदान इसमें करना चाहिए। रही बात सरकार की, वहां पर नूह में एक सालाना वार्षिक यात्रा जो अनेक वर्षों से हो रही है, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि सदियों पुरानी एक यात्रा है, वो यात्रा तय थी। उस यात्रा की विधिवत परमिशन, अनुमति दी गई थी। यात्रा के समय क्योंकि मेवात का एक अजीब किस्म का एक पिछले कुछ दशकों में वहां सांप्रदायिक माहौल कट्टरपंथी लोगों ने बनाया है, तो इस बात का अंदेशा था कि कुछ न कुछ वहां गड़बड़ हो सकती है। इसलिए नहीं सर, इतना अंदेशा आपको था या फिर सरकार को था, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा हो जाती है। ये सरकार इस हिंसा को रोक नहीं पाती है, ये नाकामी किसकी है? वही मेरा सवाल है। मेरा सेंटेंस तो पूरा होने दीजिए। जी। हर प्रश्न को मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर जिस तरह का अंदेशा था उसके हिसाब से पुलिस बंदोबस्त भी किया गया था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वहां के पुलिस बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी या पुलिस बंदोबस्त था वो उस तरह से मजबूत नहीं था जैसी दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने इस यात्रा में खलल डालने की तैयारी कर रखी थी। कोई गहरा सुनियोजित बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे दिखाई देता है। हम उसकी तह में जाने की कोशिश करेंगे, सच्चाई को सतह पर लेकर आएंगे और जो भी दोषी है इसके लिए उसको दंडित करने के लिए। नहीं, तो इसमें किसकी गलती है सर, ये बताइए ना। अगर आप ये कहते हैं कि देखिए हमारी उस तरह से तैयारी नहीं थी या पुलिस प्रशासन उस तरह से मौजूद वहां पर नहीं था, जिस तरह से दंगाइयों की जो मंशा थी या फिर उनकी प्लानिंग थी, तो ये या तो इंटेलिजेंस फेलियर है या फिर सरकार की नाकामी है। इसे किस तरह से लिया जाए? नेहा जी, मैंने बहुत
साफ गोई के साथ, स्पष्टता के साथ कहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन से मूल्यांकन सही से नहीं हुआ। इस सब का हम कायदे से विश्लेषण करके जवाबदेही हमारी जो बनती है उस जवाबदेही को तय करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अभी हाल मैं ये कह रहा हूं, अभी हाल इस चीज का विश्लेषण टेलीविजन पर करने का समय नहीं है। इस विषय पर सियासत और राजनीति करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अभी वहां सांप्रदायिक तनाव है, उस तनाव को ईज करना और जिन लोगों ने ये इस दंगे को, इस हमले को, इस उपद्रव को अंजाम दिया, उन्हें कानून की कटघरे में, कानून की दहलीज पर लाना, ये हमारी और सरकार की प्राथमिकता है। एक चीज का, एक प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। ओमकार जी, ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। ठीक है, ठीक है। ओमकार जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल ने ये दंगे कराए? नेहा जी, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। ये राजनीति का समय नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष सरकार की गलतियां नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा? जनता इस बार चौथी बार गई है हरियाणा में। 4 बार दंगे हो चुके हैं, राम रहीम के टाइम में, रामपाल के टाइम में और जाट आंदोलन के टाइम में। ये बार बार बीजेपी के समय में क्यों हो रहा है? ये प्रशंसनीय लगता है। ये प्रशंसनीय के बाद से नेहा जी, आप देखिए, आपसी भाईचारा कहीं ना कहीं टूटा है, कहीं ना कहीं दरार आई है आपसी भाईचारे में। ये हिंदू मुस्लिम, ये मंदिर मस्जिद, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये चुनाव के नजदीकी क्यों होता है? ये सोचने वाली बात है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है। अरे भाई, कहाँ है आपका सीआईडी, कहाँ है विजिलेंस, कहाँ है इंटेलिजेंस आपकी? सोर्सेज आपके पास है। अगर आप कह रहे हो कि इसमें षड्यंत्र लगता है तो आपकी सरकार फेल है, इंटेलिजेंस फेल है आपकी। ये तो सोचने की बात है। कौन करा सकता है ये काम? देखिए, आम व्यक्ति के बस का तो नहीं। और सबसे बड़े 2-3 पॉइंट है। इस शोभा यात्रा से पहले वहाँ के एसपी छुट्टी पर क्यों चले गए? ये जांच का विषय है। क्यों छुट्टी पर चले गए? जब पता था शोभा यात्रा और विवाद में, ये खुद प्रवक्ता मोर्चा बोल रहे हैं कि स्थिति अच्छी नहीं थी। ये भी तो समझने वाली बात है ना। शोभा यात्रा तो सर हर साल होती है, लेकिन ये किसी को पता था क्या कि इस बार कुछ ऐसा हो जाएगा कि इतने ज्यादा खराब हालात हो जाएंगे? किसी को पता होता है क्या? ना बताता हूँ मम्मी, ये तो नहीं पता होता, लेकिन कुछ घटनाएं इशारा तो करती है। मोनू महादेव जो आरोपित है, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, वीडियो कैसे वायरल हो रहा है? ठीक है, ठीक, वीडियो कैसे वायरल? वो वायरल वीडियो का मैं जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र जी जवाब दे दीजिए। आप भी कह रहे, देखिए, घटना का अंदेशा था कि इस तरह का मामला हो सकता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हो सकता है ये सरकार को नहीं पता था। लेकिन जब हो सकता है ये पता था, फिर अधिकारी को छुट्टी क्यों दे दी गई? ठीक है, ठीक है, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, सुन ले, धैर्य रखिए। अभी बोलते रहेंगे तो मेरे नहीं, ओमकार जी, देखिए, जब सवाल पूछा है तो सुनने की भी क्षमता रखिए ना, ऐसे नहीं होता ना। ओमकार जी, सुन लेते हैं। देखिए, कोई सरकार, कोई शासन, कोई प्रशासन ऐसी स्थिति आए जहां 2 समुदाय आपस में टकराए जाए, कभी नहीं चाहेगा। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का शासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं चाहेगी। हमने एहतियातन जो काम करने चाहिए थे वो किए थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवस्थाएं उतनी नहीं हुई, या कहीं जो नीचे से इंटेलिजेंस आनी चाहिए थी उसमें कमी रही है। मैंने पहले कह दिया कि कमी कहाँ रही, इस पर चर्चा कर लेंगे, बाद में होगी। आज विषय नहीं है, आज समय नहीं है। आज ये तय करने का भी समय नहीं है कि वो उस एसपी को छुट्टी जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, क्यों गया। अगर आपको संदेह, आप सवाल उठा रहे हैं, उस प्रश्न पर भी कोई जांच होगी तो जरूर उसका उत्तर भी मिलेगा। लेकिन अगर कोई पुलिस अधीक्षक छुट्टी पर जाता है तो छुट्टी पर जाना, नहीं सर, बाकी सब चीजें तो ठीक है। आप ये कह रहे, ये कहने का तो वक्त नहीं है कि वो छुट्टी पे गए तो क्यों गए, नहीं गए तो क्यों नहीं गए, लेकिन ये कहने का वक्त है क्या कि षड्यंत्र रचा गया इसके पीछे? ये कहने का वक्त है क्या? मैं उत्तर दे रहा हूँ, पूरा होने दीजिए। मेरी बारी में मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकारी कोई छुट्टी पर गया, छुट्टी मांगी, छुट्टी दे दी गई, दी जानी चाहिए थी अथवा नहीं, ये चर्चा का, जांच का विषय हो सकता है। आज नहीं है, कल हो सकता है।
लेकिन जब कोई अधिकारी, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो या नीचे का कोई अधिकारी कर्मचारी हो, जब वे छुट्टी पर जाते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था होती है, और वैकल्पिक व्यवस्था में जिस व्यक्ति की वहां पर ड्यूटी थी वो वहां का एसपी ही है, उसके पास पूरी शक्तियां हैं। मैं फिर दोहराऊंगा, अगर पुलिस प्रशासन के स्तर पर तो मतलब कुल मिला के सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अधिकारी भी मौजूद थे, उनके पास जिम्मेदारी थी, भले ही किसी को छुट्टी पे भेज दिया गया हो, लेकिन उनका जो भार था वो किसी और अधिकारी पे था, वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी ये पूरी घटना घट गई। यानी कि कुल मिला के सरकार की नाकामी इसमें निकल के सामने आई। आपको अगर नाकामी रिपीट करना है, मेरे कहने के बावजूद भी, बार बार कहने के बावजूद भी कि हम जिम्मेदारी तय करेंगे, अगर यही रट लगानी है तो फिर तो नहीं, मैं थोड़ी कह रही हूँ सर, मैं तो उन्हीं बातों को दोहरा रही हूँ जो कि आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं। नहीं, आरोप उन पर जिनको दंगों की आग में राजनीति का पतीला और तवा चढ़ाना है अपनी रोटियां सेकने के लिए, किनको चढ़ाना है, किनको चढ़ाना है, आपके सामने है ना, ये लगे ना, जिनको जो ये साबित नहीं कर सकते, जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वो केवल और केवल जुमले उछाल रहे हैं कि भाजपा ने दंगा करा दिया। अरे भाई क्यों करा? नहीं, तो ये प्रमाण है क्या सर? सर ये प्रमाण है वीरेंद्र जी, ये प्रमाण है कि ये षड्यंत्र रचा गया, ये प्रमाण है आपके पास? अगर आपके नेता इस तरह की बात बोल रहे हैं, प्रमाण है क्या? अब इसका उत्तर दे दूं मैं? नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब कोई घटना इतने बड़े पैमाने पर होती है, हाँ, वो सबको दिखती है कि वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, पत्थर इकट्ठे किए गए थे, हथियार चले हैं और अनेक स्थानों पर एक साथ हुआ है, तो लगता है कि किसी ने बड़ी तैयारी की थी। जब ये कहा जाता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, तो ये कहने का अभिप्राय ये होता है कि षड्यंत्र की आशंका है और उस षड्यंत्र को हम बेनकाब करेंगे। तो आप ये कहने से भी रोक, ठीक है। देखिए मनीष जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ। अब सवाल इस बात को लेकर, देखिए अभी ये वीरेंद्र जी ने भी कह दिया कि सियासत की हांडी चढ़ाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है। कई कांग्रेस के नेता का भी नाम सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखिए फेसबुक लाइव किया था, वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद ये अपील की थी कि हम तो जाएंगे, आप भी वहां पे पहुंचिए। तो ये जो तमाम चीजें निकल के सामने आ रही है, ये तो इस ओर भी इशारा कर रही है कि हो सकता है कि षड्यंत्र हो। देखिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, सबसे पहले तो ये राजनीति का समय नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर हरियाणा वासियों से और खासतौर गुड़गांव मेवात के अपने भाइयों से, क्योंकि मैं भी गुड़गांव से आता हूं और मेवात से ताल्लुकात रखता हूं, तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि आपसी भाईचारा जो हमारा आज तक बना है उसको आगे बनाए रखें और इसमें सभी अपने अपने सहभागी बने और अपना सहयोग करें। दूसरी जो मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता की तरफ से और जिस तरीके की राजनीति उठाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हिंदुस्तान में जितना हिंदू और मुसलमान का झगड़ा होगा उतना वोट बैंक बीजेपी का बढ़ता है। हरियाणा को 4 बार जलाने वाले लोग 5वीं बार भी इन्होंने जानबूझकर ये तो मतलब अपने ही स्टेट में दंगा करा लेंगे क्या? अपने ही राज्य में दंगा करा लेंगे? अगर फायदा लेना होगा तो अपने ही राज्य में दंगा करा लेंगे, अपनी ही सरकार पर सवाल उठवा लेंगे क्या? मैं आपको इसका प्रमाण दे सकता हूँ। आप मेरी बात को सुनिए। सबसे पहले मोनू मानेसर ने इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया पर ये बयान दिया कि मैं उस शोभा यात्रा में आ रहा हूँ। उसके बाद बदले की कार्रवाई करते हुए इधर के लोगों ने भी ये कहा कि मोनू मानेसर एक वांछित, उसमें कई अपने उसमें भरतपुर की जो राजस्थान की कोर्ट है वहां पर भी उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है। तो उसमें जिस तरीके की 3 हत्याएं आज से पहले हुई है, जिसमें ये मोनू खुद वहां पर वांछित है और उसमें उसकी लिस्ट में एफआईआर इसके नाम पर दर्ज है। जब बदले की कार्रवाई करते हुए इन लोगों ने वहां पर वीडियो वायरल हुई कि आप आओगे हम देखेंगे, और शासन और प्रशासन को इस वीडियो के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में सब कुछ अवगत था। अवगत होने के बाद भी उस शोभा यात्रा में लोग वहां पर तलवारें, भाले और हथियार लेकर चल रहे थे। मोनू मानेसर कौन है? कौन है? हाँ जी, कौन है मोनू मानेसर, बताइए ना। मोनू मानेसर अपने आप को बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता बताता है, हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बताता है, गो रक्षा दल का अपने आप को संरक्षक बताता है। और मम्मन कौन है? हाँ जी, मम्मन कौन है?
मम्मन आप बताएंगे, आप मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ ना, क्योंकि वीडियो के जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रही हूँ वो कांग्रेस के विधायक मम्मन का वीडियो का जिक्र कर रही हूँ। आप तमाम और वीडियो उस पर चले गए, वो वीडियो कौन सा था? के विधायक का मम्मन का वीडियो चलाइए। सर फेसबुक खोल के देख लीजिए ना उनका, हम ही सब कुछ चलाएंगे क्या? की दुकान को खोलना है। हम चैन अमन वाले व्यक्ति हैं, हम आपस में नफरत फैलाकर दंगे कराकर वोट की राजनीति करने वाले व्यक्ति नहीं है। इनके होम मिनिस्टर ने अनिल विज ने ये साफ कहा है कि ये एक प्री प्लानिंग थी, एक षड्यंत्र रचा गया है। अगर सरकार के गृह मंत्री को पता है कि प्री प्लानिंग है, षड्यंत्र है, तो सरकार का हमला जमला शासन प्रशासन कहाँ था? सरकार का फेलियर क्यों हुआ? लोगों की दुकानें क्यों चली? लोगों की दुकानें क्यों लूटी? इतनी जो हत्याएं हुई, जिन बेचारे गुजर। ठीक है वीरेंद्र जी, इसमें तो देखिए जवाब देना होगा। हत्या हो गई, लोग घायल हुए, इतनी तोड़फोड़ हुई, धारा 144 लागू कर दी, इतनी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन? इसमें तो जवाब देना पड़ेगा आपको। सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं, आप वीरेंद्र जी बोल रहे, सुन लेते हैं। देखिए, कांग्रेस का कम्युनल सांप्रदायिक चरित्र उनके प्रवक्ता के बयान से साफ दिखाई देता है। एक शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही यात्रा, जिसमें केवल और केवल भारत माता की जय, वंदे मातरम या हर हर बम बम के धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे, जो किसी के विरुद्ध नहीं थे। उस यात्रा में इनको तलवारें ले जाने वाले लोग भी दिख गए। बीच में मत बोलो, सुन लेते हैं। अब ऐसे नहीं ना, देखिए मैं सबको मौका दे रही हूँ ना, ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे नहीं। मनीष जी हैंड रेस करिए, मैं मौका दूंगी ना। देखिए ऐसे करेंगे कोई किसी को बोलने नहीं देगा ना, ऐसे नहीं। मनीष खटान जी नहीं बोलिए प्लीज, हैंड रेस करिए, मौका दूंगी बोलिएगा। हैंड रेस करिए, मौका दूंगी बोलिएगा। वीरेंद्र जी बात रख रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास रुक करती हूँ। मैं भी इनके बारे में ऐसे कलर डाल सकता था, मैंने नहीं डाला। मैं हर प्रश्न अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस कितनी सांप्रदायिक है, कांग्रेस कितनी कम्युनल है, और कैसे दूसरे को कम्युनल बता करके अपना कम्युनलिज्म छिपाती है, वो मनीष खटाना जी के बयान से साफ हो गया। एक शांतिपूर्ण यात्रा पर हमला होता है, हजारों की भीड़ पत्थरों से हमला करती है, सुनियोजित तरीके से हमला करती है। ये उस भीड़ का जिक्र तक नहीं कर रहे, उनमें से किसी का नाम लेने में इनको शर्म आती है, मुंह में दही जम जाती है। लेकिन इनको शांतिपूर्ण यात्रा में तलवारें दिख गई, पत्थर दिख गए। हमलावर जो हैं, अंधे को भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके रिकॉर्ड हैं, वो ये देख नहीं रहे, और इनको यात्रा में तलवारें नजर आ रही हैं। इसी तरह मोनू मानेसर का एक वीडियो, रुको बीच में नहीं भाई, बीच में मोनू मानेसर का एक वीडियो है। देखिए ये नेहा जी मुझे मेरी बात कहने दीजिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने मोनू मानेसर का जिक्र किया, एक से ज्यादा बार जिक्र किया। मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी कर दिया और वो वीडियो वायरल हो गया। वो वीडियो कैसे वायरल हुआ, ये अजीब सवाल है। कोई व्यक्ति वीडियो डाल देता है इंटरनेट पर, वो वायरल हो जाता है। राहुल गांधी की हास्यास्पद वीडियो रोज वायरल होती है करतूतों के कारण। ये बीच में ना बोले ना, देखिए नेहा जी, बीच में ना बोले, मैं नहीं रहूंगा, मैं इस डिबेट में नहीं रहूंगा अगर ओंकार सिंह ऐसे नहीं ऐसे नहीं। लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूँ, अरे बीच में मत बोलो ओंकार सिंह, बदतमीजी करते हो हमेशा। बदतमीज हो ओंकार सिंह, हमेशा डिबेट खराब करते हो। नहीं ऐसे नहीं, एक एक करके अपनी बात रखिए, इस तरह से नहीं, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि मोनू मानेसर इनको नजर आ गया, लेकिन मोनू मानेसर की जो वीडियो वायरल हो रही, मैं मोनू मानेसर का वकील नहीं हूँ, मैं मोनू मानेसर को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन मोनू मानेसर की वीडियो में यही कहा गया है कि भी आएगा वहां, और या ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रिजमंडल यात्रा में पहुंचना वो वहां के समाज का अधिकार है, और उसका अर्थ ये नहीं है कि जो दूसरा समाज है, जो और तरह की आस्था रखता है, दूसरे पंथ में विश्वास रखता है, दूसरे धर्म में विश्वास रखता है, वो इन लोगों को जो ब्रिजमंडल यात्रा पर निकले हैं उनको मारे पीटे, उन पर गोलियां चलाए, उन पर पथराव करे। दूसरी बात, गजब की बात यह है
कि इनको मामन खान का वो वीडियो बिल्कुल ध्यान नहीं आएगा या वो बयान नहीं मानने के लिए तैयार हैं मनीष खटाना, जिसमें वो ये कहते थे मेवात में कोई घुसकर तो दिखाए। जब इस तरह की उकसावे वाली कोई बातें करे वो तो ठीक है, और वहां का अल्पसंख्यक समुदाय उस पर हमला होता है, आप उसके लिए एक वाक्य एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं होते। इससे साफ होता है कि वहां की सांप्रदायिक राजनीति में अगर इसके पीछे षड्यंत्र भी मिलेगा तो कांग्रेसियों को मिलेगा, क्योंकि इनके वहां विधायक हैं और वो वहां निरंतर कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू विरोध की पॉलिटिक्स करते हैं, वहां पर कट्टरपंथी मुसलमानों को भड़काने की सियासत लगातार करते रहे हैं। हमारे पास उसके प्रमाण भी हैं, हमारे पास इनकी सांप्रदायिक करतूतों के प्रमाण है, वो आ जाएंगे सामने जी। तो क्या चलिए ठीक है, इस पूरे मामले पे जांच होनी चाहिए। पहले स्थिति हालात जो है कंट्रोल में हो, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए जाहिर तौर पे। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।